बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल वो होता है जो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। वेरिएबल कैन एक्सेप्ट एनी वैल्यू। और कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो चेंज नहीं होते हैं। तो वेरिएबल क्या है? कैन एक्सेप्ट एनी वैल्यू, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, वो क्या है? वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का सिंबल जनरली क्या यूज करते हैं हम? एक्स, वाई, जेड, इस तरह से ना वेरिएबल के सिंबल होते हैं। ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होती हैं जिनकी वैल्यू कैसी है? रिमेन्स फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। वेरिएबल में जैसे 3 है, सॉरी कांस्टेंट क्या है? 3 है। 3 रहेगा हर जगह, चेंज नहीं होगा कभी भी, है ना? क्लियर? लेकिन 5 चेंज हो सकता है। नहीं, ठीक है, तो 5 भी कांस्टेंट है। तो 3, 5, 10 इस तरह की जो चीजें हैं, जो रियल नंबर्स हम यूज करते हैं, वो सारे कैसे हैं? कांस्टेंट्स होते हैं। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे या जो न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो उसमें जनरली ये जो सिंबल होते हैं ना, ए, बी, सी या के, इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं, ये किसके लिए यूज होते हैं? कांस्टेंट के लिए। ठीक है। तो ये है वेरिएबल्स। अब हम आगे बात करते हैं वेरिएबल्स को ना फिर 2 हिस्सों में बांट देते हैं हम। वेरिएबल्स, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। ठीक है। जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, रैंडमली हम कुछ भी लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू को। वो कौन सा वेरिएबल होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं। और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि दूसरे वेरिएबल ने क्या वैल्यू एक्सेप्ट की थी। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं तुम्हें समझाता हूं। कहीं पर लिखा है y इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। तो इसमें थीटा की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। सपोज मैंने थीटा इक्वल टू रखा 30 डिग्री, तो y कितना आएगा? 1/2। y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अगर थीटा इक्वल टू मैंने 60 डिग्री रखा, तो y कितना जाएगा? √3/2 आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें थीटा की वैल्यू तो हम कुछ भी रख देंगे, लेकिन y की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमने थीटा की वैल्यू क्या सिलेक्ट की है। समझ में आया ये? y की वैल्यू इस बात पर डिपेंड कर रही है कि हमने थीटा की वैल्यू क्या रखी थी। तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? क्या लगता है? थीटा कैसा है? इंडिपेंडेंट। तो फिर ठीक। तो इसमें थीटा जो है, इसको हम कहेंगे कि थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इतना पढ़ लिया अब तुमको, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो समझ में आ गया है ना? इसको बहुत ज्यादा हम नहीं खींचते हैं। इसके बाद एक और चीज होती है, और वो होती है फंक्शन। फंक्शन का मतलब समझते हो? मान्या, क्या होता है? ए फंक्शन रिलेट्स
डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक फंक्शन वो होता है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट करता है। जैसे कहीं पर लिखा है हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो x और y में ये रिलेशन है और इसको रिलेट कौन कर रहा है? साइन फंक्शन। साइन एक फंक्शन है जो ये डिसाइड करेगा कि x के बदलने पर y किस तरह से बदलेगा। अगर हम x को बदलेंगे तो y के बदलने का पैटर्न क्या होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? साइन फंक्शन डिसाइड करेगा। तो उसमें साइन एक फंक्शन है। x कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। अब अगर हमने कहीं लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये फंक्शन है? ये भी फंक्शन है। x की वैल्यू कुछ भी रख दें, y की वैल्यू डिपेंड करेगी कि x क्या था। y इज इक्वल टू कितना, हम cos x भी रख सकते हैं। y इज इक्वल टू अगर हमने 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 रख दिया, तो क्या ये भी फंक्शन है? जानवी, क्या ये भी फंक्शन है? तो इस तरह से x और y को रिलेट करने वाले कुल कितने फंक्शन हो सकते हैं? कम से कम 30 तो हो जाएंगे। तो कितने लगता है तुमको, कितने होना चाहिए? इनफाइनाइट। ठीक है, मान लेते हैं। तो x और y को रिलेट करने वाले कितने फंक्शन हो सकते हैं? ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट रिलेशन को हम लिख लिख के नहीं समझा सकते, इसलिए हमने क्या यूज करना शुरू किया, हम ऐसे पढ़ लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है। तो अब f क्या है इसमें? f कुछ भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, वन ऑफ लॉग फंक्शन भी हो सकता है। ये जो लिखे हुए हैं इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम इनफाइनाइट फंक्शन क्या क्या ये तो नहीं बता सकते। तो नोटेशन करने का तरीका हमने ये डिसाइड किया कि हम f लगा दिया करेंगे। इसका मतलब है y इज फंक्शन ऑफ x। इसमें x कौन सा वेरिएबल होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर? ओके, तो इतना क्लियर हो गया हमको इन फंक्शन के बारे में। अब एक चीज देखो कि अगर मैंने एक फंक्शन लिया, यहां ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेता हूं y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब मैं थीटा की वैल्यू को मैंने चेंज किया, थीटा की वैल्यू को रखा मैंने 0 डिग्री, तो y कितना आएगा? बोलो भाई। जानवी, तुम्हारी आज आवाज बहुत कम आ रही है, तुमने आइसक्रीम खा ली है क्या? बहुत अभी भी नहीं आई। वॉइस बहुत कम आ रही है। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। अगर मैंने x की वैल्यू को रखा 30 डिग्री, तो y कितना आएगा? √3/2 इंटू 1/√3, 1/2। तो y इज इक्वल टू 1/2 आएगा। ठीक है, तो हमने थीटा की वैल्यू में चेंज कहां से किया? 0 से चेंज करके 30 कर दिया। तो मैंने चेंज कितना किया इसमें? 30 माइनस 0, एंगल में चेंज किया 30 माइनस 0, तो y में चेंज कितना हो गया? 1/2 माइनस 0। अच्छा, अगर मैं 30 डिग्री से चेंज करके इसको 60 डिग्री कर दूं, तो y कितना आएगा? अब ये √3/2 आएगा। तो यहां पर मैंने चेंज किया, तो अगर मैं चेंज देखूं तो फाइनल वैल्यू 60 डिग्री, इनिशियल 30 डिग्री, तो एंगल में चेंज कितना किया हमने? 30 डिग्री। तो y में चेंज कितना हो गया? √3/2 माइनस 1/2। ये चेंज है y में, चेंज इन y, और ये है यहां पर चेंज इन थीटा। थीटा में चेंज किया, तो जैसे जैसे हम थीटा को बदलते हैं y भी बदलता है। कितना बदलता है ये भी पता चल गया।
लेकिन कई बार कैलकुलेशन में हमें जरूरत पड़ती है कि हमने थीटा में चेंज छोटा सा किया, छोटा सा चेंज किया, मतलब थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो वाई कितना मिला 1/2। अब मैंने थीटा की वैल्यू में चेंज किया 30.001 डिग्री। अब बताओ वाई कितना आएगा? हाफ क्यों आएगा? वो तो 30 डिग्री पे आता है हाफ तो। अब कितना ज्यादा? बहुत थोड़ा सा। कितना थोड़ा सा? तो समझ में नहीं आ रहा है ना? तो अब देखो, इस थोड़े से के लिए मैथमेटिक्स में क्या काम किया उन्होंने, हमने थीटा की वैल्यू में जो चेंज किया है, मान लो ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 ये कितना है? ये है 0.001। बहुत छोटा सा चेंज है। अगर मान लो हम इससे भी छोटा चेंज करते, तो मैथमेटिक्स में उन्होंने एक टर्म की डिसाइड की, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का मतलब है स्मॉल चेंज इन थीटा। जो ट्राइंगल सा लगा देते हैं ना हम यहां, ये जो ट्राइंगल टाइप का लगा दिया है, इसका मतलब ट्राइंगल थीटा नहीं है। इसको क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा का मतलब क्या होगा? स्मॉल चेंज इन थीटा। तो जिसके आगे भी ये ट्राइंगल जैसा लगा दिया उसका मतलब है स्मॉल चेंज। जैसे अगर मैं लिखता हूं डेल्टा वाई, तो इसका मतलब है स्मॉल चेंज इन वाई। डेल्टा वाई का मतलब है स्मॉल चेंज इन वाई। तो यहां पर अगर हम थीटा में बहुत छोटा सा चेंज करेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई में कितना चेंज आएगा, वो चेंज है डेल्टा वाई। ठीक है? अगर हमने थीटा में छोटा सा चेंज किया डेल्टा थीटा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे वाई में कितना चेंज हुआ, और वो चेंज को हम किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा वाई। तो मान्य कुछ कुछ तुम्हारा दिमाग अटक गया है कहीं पर, पक्का? तो थीटा में कितना चेंज किया? डेल्टा थीटा। तो करस्पॉन्डिंग चेंज वाई में कितना है? डेल्टा वाई है। अब इसको एक स्टोरी से समझो जरा। एक कैलकुलेशन करना, अब तुम लोग कर सकते हो ये कैलकुलेशन। यहां पर हमने बनाई एक वॉल, और यहां पर है एक इंसेक्ट। ये इंसेक्ट है। इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस गिवन है वॉल से इंसेक्ट के बीच का, ये डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है? अब इंसेक्ट वॉल की तरफ मूव करता है। इंसेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द वॉल। अब उसके चलने का पैटर्न ये है, इस तरह से चलता है कि जितनी डिस्टेंस इसको कवर करनी है, कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 100 मीटर। तो जितनी रिमेनिंग डिस्टेंस है दीवार तक पहुंचने में, 1 सेकंड में ये उसका आधा चलता है। इन 1 सेकंड it covers half of the distance left to be covered। तो पहले सेकंड में, फर्स्ट 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये? 50 मीटर चला तो 1 सेकंड निकल गया, प्लस अगले 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कहां पहुंच जाएगा? 25 मीटर। क्योंकि अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी थी? 50। तब जो डिस्टेंस कवर करनी है उसको, उसका आधा चलेगा। तो अब डिस्टेंस कवर करने के लिए कितनी बची? 12.5। तो नेक्स्ट 1 सेकंड में इसका हाफ चलेगा। तो ऐसे ऐड करके बताओ कि इसको टोटल टाइम कितना लगेगा टू टच दी वॉल।
हाउ मच टाइम insect will take to touch the wall, will take to touch the wall. वॉल को टच करने में से कितना टाइम लगेगा, वो टाइम कैलकुलेट करके बताओ जरा, जितना भी लग रहा है। मान्या, तुम्हारा क्या आंसर है? ठीक है, जानवी? अच्छा, आप तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे कि जितना टाइम उसको वॉल को टच करने में लगेगा, हम उतने ही टाइम में कैलकुलेशन करेंगे? तुमने तो कहा था बहुत टाइम लगेगा यार। हम्म। कितना टाइम लगेगा? अचानक 6 to 6 7 से इनफाइनाइट पहुंचे, ये क्या है? हम्म। जानवी, तुम बताओ। रीजन बताओ। हाँ, इसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हम वैसे ही बता सकते हैं। जो टारगेट सेट कर रखा है हम हमेशा उससे आधा ही अचीव करेंगे, तो टारगेट पे थोड़ी पहुंचेगी कभी। जब उसकी डिस्टेंस 1 मिलीमीटर बचेगी तो 0.5 मिलीमीटर चलेगा, जब 0.5 मिलीमीटर बचेगी तो उसका हाफ चलेगा। तो ये वॉल को कभी टच नहीं करेगा, लेकिन ये वॉल के करीब बहुत पहुंच जाएगा। इट विल रीच वेरी क्लोज टू वॉल, बट इट विल नेवर टच द वॉल। टच कभी नहीं करेगा, लेकिन इट विल वेरी क्लोज टू दी वॉल। क्लोज तो बहुत पहुंच जाएगा। मान्य, समझ में आया कि नहीं है? तो जब ये बहुत क्लोज पहुंच जाएगा तो वॉल के और इंसेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हम कितना लिखें? डेल्टा एक्स, बहुत छोटी। लेकिन ये डेल्टा एक्स को हम क्या लिखते हैं? मैथमेटिक्स में एक टर्म होती है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। डेल्टा एक्स इतना छोटा होता जा रहा है कि इट इज टेंडिंग टूवर्ड 0। व्हाट इज डेल्टा एक्स हेयर? डिस्टेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड दी वॉल। इंसेक्ट और वॉल के बीच की डिस्टेंस इवेंचुअली बहुत कम होती जाएगी। तो वो डिस्टेंस डेल्टा एक्स कैसी है? बहुत छोटी है, और ये इतनी छोटी होती जा रही है कि हम इसको पढ़ते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ऐसा बोलते हैं। लिमिट का मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड 0, बट इट विल नेवर बी इक्वल टू 0। ये कभी 0 नहीं होगा, लेकिन 0 के क्लोज बहुत होगा। ये 0 के बहुत क्लोज है, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, या सिंपल डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि ये जो इंसेक्ट और वॉल के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बड़ी तेजी से इनके बीच का गैप कम होता जाएगा, एंड फाइनली इट विल बी टेंडिंग टूवर्ड्स द वॉल, बट इट विल नेवर एग्जैक्टली टच द वॉल। क्लोज तो बहुत होगा, लेकिन कभी टच नहीं करेगा। तो इसी को हम मैथमेटिक्स में कैसा पढ़ेंगे? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0।
अब आते हैं हमारे फंक्शन पर। तो अगर हमने डेल्टा थीटा में चेंज किया बहुत छोटा सा, कि डेल्टा थीटा में कितना चेंज किया कि सॉरी मैंने लिख डेल्टा एक्स दिया है, डेल्टा थीटा में चेंज किया और मैं इसको लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो। मतलब थीटा में मैं इतना छोटा चेंज करूंगा, थीटा में इतना छोटा चेंज कर रहा हूं कि वो चेंज जीरो की तरफ बढ़ रहा है, यानी ऑलमोस्ट कैसा हो रहा है 30 पॉइंट मान लो 0 0 0, जितने जीरो आते हैं तुमको उतने जीरो लगा के 1 लिख दो। तो 30 में और 30.0000001 करते जाए तो उसमें डिफरेंस कितना होगा, बहुत छोटा। और हमने इतना छोटा डिफरेंस लिया कि डेल्टा थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो इसके करस्पॉन्डिंग वाई में जो चेंज आएगा वो चेंज भी कैसा होगा, हाँ वो भी छोटा चेंज होगा। तो अब हम इसको कहते हैं, समझते जाना इसको। अब हमने यहां पे एक टर्म डिफाइन की, अब हम इसमें डिफाइन करते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा थीटा। और फंक्शन क्या लिया था मैंने, y इज इक्वल टू सपोज साइन थीटा लिया था, साइन थीटा। तो थीटा में बहुत छोटा सा चेंज है डेल्टा थीटा, तो उसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज है, डेल्टा वाई एक्स। थीटा में बहुत छोटा सा चेंज है डेल्टा थीटा, और उसके करस्पॉन्डिंग चेंज कितना है y में, डेल्टा वाई। ऊपर लिखा हुआ है हमने चेंज को, है ना। अब इस रेशियो में, ये रेशियो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा थीटा एक। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं इसमें लिमिट लगाता हूं, लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो। मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा थीटा में डेल्टा थीटा ऑलरेडी बहुत छोटा था, लेकिन अब हमने इसको और छोटा कर दिया। हमने क्या कह दिया कि डेल्टा थीटा इज सो स्मॉल दैट इट इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। डेल्टा थीटा इतना छोटा है कि जीरो की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो के क्लोज बहुत होगा। इसमें कोई सवाल हो तो पूछो मुझसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक क्लियर है मान्या, जानवी? तो अब इसी पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा थीटा जो लिखा है ना, इसको हम लिखते हैं डी वाई वाई डी थीटा। ये पूरा एक्सप्रेशन किसकी इक्वल होता है, डी वाई वाई डी थीटा। अब डी थीटा और डी वाई क्या चीज है, ये डेल्टा थीटा से भी छोटे हैं। डेल्टा थीटा जब जीरो की तरफ बढ़ने लगेगा तो उसको हम क्या लिख देंगे, डी थीटा, और उसके करस्पॉन्डिंग चेंज वाई में कितना है, डी वाई। मान्य, अब पूछो कुछ। अच्छा, तो ये डी वाई बाई डी थीटा, अब इसका नाम क्या है, डी वाई बाई डी थीटा को हम क्या क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं चेंज इन वाई, या चेंज इन वाई रिलेटिव टू चेंज इन थीटा। अगर हमने थीटा में छोटा सा चेंज किया डी थीटा, तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई में चेंज कितना है, डी वाई है। या इसको कुछ लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। या कुछ लोग ऐसा भी पढ़ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई रिलेटिव टू थीटा, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। और फाइनली इसी का नाम एक और है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई रिलेटिव टू थीटा। या इसको ऐसा भी कह सकता है कोई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ऐसा भी कह सकते हैं।
इसका एक और नाम है, ऐसा भी कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई रिलेटिव टू थीटा। इतने सारे तरह से लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम इसी को यही क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बेसिकली जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो डिफरेंशिएशन में हम क्या देखते हैं, डिफरेंशिएशन में हम बच्चों देखते हैं कि अगर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बहुत छोटा सा चेंज किया तो उसके करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज हुआ। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो डिफरेंशिएशन में जो डिनोमिनेटर में होता है ना, वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये होता है इसमें वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। जानवी कोई डाउट इसमें, मान्या? अच्छा, तो अब मैं लिख रहा हूं जैसे कहीं पर dy बाई डी एक्स, तो इसका क्या मतलब होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y रिलेटिव टू x। ठीक है, ये मतलब हुआ इसके। dy बाई डी टी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर किसी ने लिख दिया डी टी ओवर डी जेड, इसका मतलब क्या होगा, हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू जेड या विद रिलेटिव टू जेड। मान लो इसमें टी है टाइम और जेड है डिस्प्लेसमेंट, लिख लेता हूं मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। और अगर किसी ने लिख दिया डी जेड बाई डी टी, तो इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंशिएशन, ऐसे डिफाइन करते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने है, अगर है सपोज y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और n क्या है, n बिलोंग्स टू r है। r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव इनसाइड अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव आता है नंबर, उसको क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी नंबर कहते हैं ना, या कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कहते हैं। आप लोगों ने क्या पढ़ा है अभी, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, क्या पढ़ा है। हाँ, तो इमेजिनरी नंबर जो है, तुम बस इतना याद रखो अभी, अब जिस लेवल पर आप लोग हो, कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाली जो भी चीजें हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगी, बाकी सारे रियल नंबर है। मान्या? तो अब ये बताओ कि अंडर रूट टू ये रियल नंबर है कि नहीं, मान्या? अब ये बताओ माइनस अंडर रूट टू ये रियल नंबर है कि नहीं, और अंडर रूट माइनस टू ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, तो ये रियल नंबर है। इसमें y किसका फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ x और उसकी पावर है n। तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे निकालना हो dy बाई डी एक्स, इसको ऐसे भी लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ y, ऐसा भी पढ़ते हैं। अब इसमें d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होते। ठीक है, ये डिफरेंट चीज है। डी डी एक्स को हम ऑपरेटर भी कह सकते हैं, डी डी एक्स इज ए ऑपरेटर, डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन है, ये ऑपरेटर है। ये जैसे प्लस माइनस, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ये सब क्या है, ऑपरेशन है ना, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस है ये, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो ऐसे ही केवल ddx को हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम इसमें, y का। और y किसके बराबर था इसमें, इस एग्जांपल में y इक्वल टू कितना है, ये
तो मैंने यहां लिखा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू, ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब ये तो पक्का नहीं समझ में आया ना मान्य, कैसे कैसे आया ये? नहीं आया समझ में ये? इसमें जानवी तुमको आया समझ में? तो इसको तुम्हें समझना नहीं है, इसको तुम्हें याद करना है कि ऐसा होता है। ये समझ में कब आएगा ये क्लास 12th में मैथमेटिक्स में कैलकुलस में है, ये वहां उसका डेरिवेशन कराएंगे जो भी तुमको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स में, तब तुमको समझ में आएगा ये आता कैसे है। अभी तो हमको ऐसे याद रखना है कि भाई ऐसा होता है। अगर हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिलेटिव, तो कितना हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन, यानी जो पावर होगी वो आ जाएगी नीचे, और x में से एक पावर में से क्या कर देंगे हम, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मान्य? नहीं, इसको बोलो याद हो गया। ये ऐसा होता है, हमको तो याद करना है। तो जानवी अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, बताओ डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर अगर 4 है तो कितना होगा ये? गलत जवाब। मान्य तुम बताओ। तो यही तो जानवी ने बोला था। ठीक है, तो सही है उसका आंसर। तो ये होगा 4x की पावर 4 माइनस वन, यानी 4x क्यूब, इतना लिख देंगे। ठीक है, ठीक। चलो, तो अब मैं लिखता हूं कि अगर फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, फॉर्मूला ये यूज करना है, तो मैं डी डी एक्स, इसको ऐसे कहते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, या डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत सारे तरह से इसको कहा जा सकता है। और इसका फॉर्मूला है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे। क्वेश्चन है, सपोज y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है। अब मुझे निकाल के बताओ कि इसमें डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो y की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स को क्या लिखेंगे, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, वो जो फॉर्मूले की फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे 1/2। अब सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। हम्म 1/2 माइनस वन कितना हुआ जानवी? गलत जवाब। मान्य कितना होगा? x की पावर माइनस 1/2 आएगा कि प्लस 1/2? नहीं रुको, पहले तो पावर तो बोलो, यहाँ -1/2 लिखूं क्या? तो जानवी ने भी तो यही बोला था, सही बोला था। ठीक है, तो 1/2 x की पावर -1/2। अब क्या लिख सकते हैं इसको, वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये है 1/2। अगर x को नीचे ले आए तो ये कितना हो जाएगा? x रूट x नहीं, 1/x रूट x। 1/x की पावर 1/2 है, इसको लिख सकते हो 2 रूट x। ये डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताओ, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? हाँ, ये तो हो गया मैथमेटिकल आंसर। फिजिक्स का मतलब क्या है? फिजिक्स के अकॉर्डिंग चेंज इन y व्हेन वी मेक स्मॉल चेंज इन x।
अगर हम स्मॉल चेंज करते हैं एक्स में तो उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज वाई में कितना आएगा, ठीक है। मान्या बताओ डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है। अच्छा ठीक है, तो अब थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बताना, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं डी डी एक्स ऑफ 5 तो ये कितना आना चाहिए। क्या आना चाहिए बताओ। कितना। अच्छा तुम पहले, जैसे हमने इसको बोला था ना, डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग है व्हेन वी मेक स्मॉल चेंज इन एक्स देन करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई इज डी वाई। इसको बोल के बताओ ऐसे, ये क्या है। तो 5 में कितना चेंज होगा। जानवी तुम बताओ। मैं ये समझा थोड़े रहा हूं, मैं ये तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे। बोलो। नहीं डेल्टा एक्स कहाँ दिया, तो डी एक्स है। अच्छा चलो, मैं इसमें थोड़ा ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना उसको बदलता हूं, ठीक है। मैं इसमें करता हूं, मान लो हम इसको डिफरेंशिएट किसके रिलेटिव करें, टाइम के। मान लो अगर कहीं मैंने लिखा डी वाई बाई डी या डी थीटा बाई डी टी लिखा, तो डी थीटा बाई डी टी का मतलब क्या होगा, थीटा है सपोज एंगल और टी क्या है टाइम। तो डी थीटा बाई डी टी का मीनिंग क्या होगा। उतना उतना ही नहीं बोलोगी तुम, उतना वर्ड नहीं बोलो। व्हेन वी मेक स्मॉल चेंज इन टाइम द करस्पॉन्डिंग चेंज इन थीटा इज डी थीटा। वो सेम होगा कि नहीं होगा हमें नहीं मालूम, वो कितना चेंज आएगा, हम करस्पॉन्डिंग चेंज लिख रहे हैं, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे बोलो कि अगर हमने टाइम में चेंज किया छोटा सा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल में चेंज कितना है, डी थीटा। स्मॉल चेंज इन टाइम इज डी टी एंड करस्पॉन्डिंग चेंज इन एंगल इज डी थीटा, ठीक है। तो अब मैं टाइम को टाइम ही रखता हूं और मैं लिखता हूं डी डी टी ऑफ 5। अब बताओ ये क्या होना चाहिए। इसको बोल के बताओ, पहले बोल के बताओ। नहीं सुनो तो, नहीं नहीं, जैसे मैंने इसको बोला था ना, व्हेन वी मेक स्मॉल चेंज इन टाइम, तो टाइम के साथ एंगल में कितना चेंज हो रहा है वो डी थीटा बाई डी टी से पता चलेगा। सिमिलरली टाइम के साथ किस में चेंज देखना है हमको। तो क्या चेंज होगा। जानवी क्या होगा। एक्स तो है ही नहीं इसमें। अच्छा 5 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो टाइम के साथ 5 इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। हाँ जैसे पुराने जमाने में ये 1 रहा होगा, फिर बढ़ते बढ़ते अब 5 हो गया है, ऐसा। क्या मानने। 5 टाइम के साथ इंक्रीज होगा धीरे धीरे, कभी ना कभी 5 जो है 6 भी बनेगा, ऐसा। पहले नंबर 0 रहा होगा, फिर वो कहेगा मैं बड़ा हो गया 5 बनूंगा। तो 5 पैदा होने के बाद से 6 कब बनेगा।
तो क्या चेंज आएगा 5 में, टाइम के साथ क्या चेंज आएगा? 0 आएगा। 5 टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो 0 होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है? तो हाँ, कौन सा वाला फॉर्मूला? हम्म तो वो तो वेरिएबल की पावर थी ना, वो कांस्टेंट की पावर थोड़े थी। उस उसमें क्या था? डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो हमने डिफरेंशिएशन एन का नहीं किया, ये हमने डिफरेंशिएशन इस वेरिएबल का किया है। पावर नीचे आ गई और यही कितना हो गया? एन माइनस वन। इसका मीनिंग क्या था? अगर हमने x में स्मॉल चेंज किया तो करस्पॉन्डिंग चेंज x की पावर n में। तो ऐसे ही अगर हमने टाइम में चेंज किया dt, तो 5 में क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं आएगा, बिकॉज 5 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इसको तो मैं अभी क्या मैं क्या याद कराने को, मैं तुमको तुरंत बता देता लेकिन तुम्हें शायद याद नहीं रहता, इसलिए मैं तुमसे ही बुलवाना चाह रहा था। हम क्या याद रखेंगे अब? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होता है? 0 होता है। और यहां पर पावर चली गई है, तो अब मैं यहां से हो जाता हूं गायब। ठीक है, बाकी चीजों में तो आती रहेगी पावर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। क्लियर है ये? ठीक है, तो मान्य अगर हमको डिफरेंशिएशन करना हो डी डी टी ऑफ -3/2 का, तो कितना आएगा? हाँ, ये भी 0 ही आएगा। तो डिफरेंशिएशन तो हो गया 0 इसका। ठीक है, चलो अब एक चीज और याद रखेंगे हम। अगर कांस्टेंट अकेला आया तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, लेकिन वेरिएबल के साथ आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। जैसे कहीं पर दिया है y इज इक्वल टू 10x की पावर 3 और हमसे कहा गया निकालो dy y dx, तो हमने इसको लिखा डी डी एक्स ऑफ 10x की पावर 3। तो अब 10 कांस्टेंट है लेकिन ये वेरिएबल के साथ है, इसलिए इसको थोड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और हम इसको डिफरेंशिएशन का जो साइन है ना उसके साथ लेफ्ट में लिख देते हैं और लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। तो अब कितना होगा? ये 10 और x की पावर 3 का 3x स्क्वायर, तो कितना हुआ? 30x स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन हुआ। समझ आया ये? हाँ, कौन कहां पे नहीं आया? dy अपॉन डी एक्स वही है जो पिछली बार था। तुम अभी भी बता नहीं रही हो क्या चीज। तो ये y कितना था? यहाँ y की वैल्यू कितनी थी? तो y की वैल्यू हमने यहां रख दी 10x3। ठीक है, और 10 को क्या किया हमने? हम्म अच्छा, अगर हम केवल x³ का डिफरेंशिएशन करते डी डी एक्स ऑफ x³ तो कितना आता? 3x की पावर 3-1। ऐसे ही आज कौन सा दिन है? फ्राइडे को 3 लिख देते। अरे ये फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने अभी? नहीं आया समझ में? फॉर्मूला क्या था? n नीचे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी ऊपर, तो n x की पावर n-1। जान भी तुमको क्लियर है? तो ये 3x स्क्वायर
अब सबसे डिफिकल्ट पार्ट इसमें है कि ये 10 है और ये 3 है, तो 30 कैसे आया मान्या? मान्या, अच्छा ठीक है, क्लियर है सारा अब इसमें। तो चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैंने लिखा कहीं पर y इज इक्वल टू 1/4 इंटू अंडर रूट एक्स, अब तुम निकाल के बताओ, फाइंड dy बाई डी एक्स कितना आएगा? तो इसमें हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी डी एक्स, और y की वैल्यू रख दी हमने 1/4 इंटू अंडर रूट एक्स। तो 1/4 को हमने लेफ्ट साइड कर दिया क्योंकि इसको हम बाहर निकाल देते हैं, और x की पावर लिखा 1/2। तो सॉल्व करने पर 1/2, x की पावर 1/2 -1, तो ये होगा 1/8, x की पावर -1/2। तो उसको लिखा जा सकता है फाइनली कितना, 1/8 अंडर रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। मान्या, क्या डी अपॉन डी एक्स की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा ये बताओ कि जैसे 2 + 4 करेंगे तो कितना आएगा? इसमें प्लस की क्या वैल्यू है? अरे प्लस की कोई वैल्यू नहीं, ये ऑपरेटर है, ये एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन है। तो प्लस तो एक ऑपरेटर होता है ना, ऐसे ही अगर हम किसी चीज में प्लस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है। तो ऐसे ही ddx क्या है, ऑपरेटर है, वो क्या करता है, जिसके आगे ddx लगा दिया उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। मान्या, जानवी, ठीक है। तो ये एक ऑपरेटर है ddx। कोई बात नहीं, अभी तुमको पहली पहली क्लास है ना, तो तुमको जो है थोड़ा सा इन नोटेशन के साथ कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। अब एक डिफरेंशिएशन और करके बताओ, अगर कहीं पर लिखा है y इज इक्वल टू 1/√x, और 4 भी लिख देते हैं यहाँ। अब मुझे बताओ dy बाई डी एक्स कितना आएगा? आंसर लिख लिया ना सभी ने अपना अपना? वन बाई फोर इंटू डी डी एक्स, और यहां लिखा हमने 1/4 अंडर रूट एक्स। इसके आगे क्या किया?
1/4 को तो बाहर कर देंगे, और डी डी एक्स, मानिए इसके बाद तुमने क्या किया, इसके बाद क्या किया, -1/2 -1, तो ये हुआ -8 x⁻³ तो जानवी कितना आया, 8/x, इतना। ठीक है, तो ये आंसर हुआ। क्लियर ये चीज? अब ये तुम्हें लगता है समझ में आने लगा है ना? मानिए समझ में आने लगा है, तो अब हमको ऐसी चीज लेनी चाहिए जिसको समझ में आने में फिर दिक्कत हो। कंफर्ट जोन में ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, है ना? चलो तो अभी चलो सिंपल चीज ही करते हैं, अभी डिफिकल्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, डिफरेंशिएशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिफरेंशिएशन इज, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये तुमने पढ़ा होगा ना पहले। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर ऐसा दिया हुआ है कि y इक्वल टू है 4x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 15, और किसी ने कहा कि फाइंड dy/dx, तो हम क्या करेंगे, ddx और y की जगह क्या लिख देंगे, 4x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 15। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है ना ddx, ये हर एक टर्म पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये ddx ऑफ 4x³ माइनस ddx ऑफ 2x² प्लस ddx ऑफ x माइनस ddx ऑफ 15। आप तो सबका अलग से कर ही सकते हैं मान्या। अरे तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल कम हो गई, मतलब डर गई हो तुम ये देख के। क्या हुआ, गले में दर्द होने लगा? तो चलो आप बिना पेपर पेन के बताओ, जरा इधर देखते रहना सामने मेरी तरफ, और बताओ 4x³ का डिफरेंशिएशन। हाँ, और 4 का क्या हुआ, कितना, दोबारा बोलो कितना हो गया। हाँ जानवी तुम बताओ। नहीं नहीं, इसका नहीं नहीं, इसका कंप्लीट कितना हो जाएगा। हाँ, तो 3 आ जाएगा नीचे, 3 का मल्टीप्लीकेशन 4 से हो जाएगा, तो ये होगा 12x² माइनस, अब जानवी इसका बताओ 2x² का डायरेक्ट कितना। हाँ, तो ये हो गया -4x। डिफरेंशिएशन तो 4x ही हुआ, माइनस इसलिए आया क्योंकि यहां माइनस था। अब मान्य x का डिफरेंशिएशन कितना, हाँ कैसे आया, फॉर्मूले में रखे होता, चलो इसको अलग निकाल लेते हैं हम। हाँ, तो पावर 1 है ना इसकी, तो ये होगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 1 होता है, तो ये फाइनली कितना आएगा 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 माइनस, नहीं यहां 0 नहीं होगा, मान्य कितना होगा 15 का डिफरेंशिएशन यहां। अच्छा ठीक है। ठीक है, 0 है, तो कितना हुआ ये 12x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसको याद रखना कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। अब
इसके ना कुछ फॉर्मूले हैं बहुत सारे। अब मैं तुमको फॉर्मूले स्क्रीन पे लेके आता हूं ना, उनको नोट करना है तुम्हें। तो हम इसको कर देते हैं बंद, इसको करते हैं ऑन, और अब आते हैं यहाँ। ये इसके फॉर्मूले हैं, ये वाले इनको नोट करना है। ये इतने सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। ये सारे नोट करना है, याद भी करना है। ठीक है, अब इसमें से ना तुमको ये नहीं पता होगा e की पावर x क्या होता है। हाँ, e जो है ना एक फंक्शन है, इसके बारे में ना अपने मैथ्स टीचर से पूछना। अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना, फिर मैं बताता हूँ, है ना। e की पावर x क्या होता है। तो तुम्हारे पास तो सपोर्ट अवेलेबल है मान्या, किससे पूछोगी। हाँ, और जानवी, अरे जानवी की मम्मी बता देंगी। क्यों जानवी, जानवी तुम कनेक्टेड नहीं हो गया। हाँ, तो ये एक तुम मम्मी से पूछना, ये e की पावर x का मीनिंग, और मान्या तुम मासी से पूछना। और हाँ, ये वाला भी पूछना, a की पावर x इज इक्वल टू ए एक्स एल एन। ए का मतलब समझते हो जानवी, ये पढ़ा है तुमने फंक्शन अभी, एल एन ए। लॉग एक्स पढ़ा है, लॉग एक्स क्या होता है। हाँ, तो लॉग एक्स जब हम लिखते हैं ना सिंपल, तो उसका बेस होता है कुछ ना कुछ लॉग का। तो जब उसका बेस ई होता है ना, तो उसको एल एन लिखा जाता है। मतलब इसका प्रॉपर नोटेशन है एल एन ए टू द बेस ई। यहाँ पे छोटा सा ई लिखा होता है। ये भी आप लोग कहाँ से पूछोगे, मैथ्स टीचर से ही पूछना अपने ना, तुमको वो ये बताएंगे अभी। तो ये अगर नहीं आए तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछना है, उतना पूछना है जिससे कि हमारा बस इसमें फिजिक्स में काम चल जाए। तो ये फॉर्मूले याद रखना है। ये है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में एक चीज और है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, जैसा कि फॉर्मूला हमने लिखा है ना। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा आ गया कि x की पावर 4 इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो अब हमको अकेला x की पावर 4 है, अगर ये आइसोलेटेड है x की पावर 4, तो हमको डिफरेंशिएशन मालूम है इसका। अगर आइसोलेटेड साइन एक्स है, इंडिपेंडेंट है साइन एक्स, तो हमको उसका डिफरेंशिएशन मालूम है। लेकिन ये तो प्रोडक्ट में आ गए। नहीं, वो प्लस में या माइनस में होगा बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तो प्लस और माइनस नहीं है, ये तो मल्टीप्लीकेशन है ना। डिवीजन में और मल्टीप्लीकेशन में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको नहीं कर सकते, वो प्लस में या माइनस में। मतलब ऐसा होता अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस माइनस साइन एक्स, तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स की पावर 4 प्लस सॉरी डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ऐसा आता। लेकिन अभी कितना हो जाएगा, 4x क्यूब प्लस माइनस कॉस एक्स। प्लस माइनस दोनों के लिए हमने समझाने के लिए कि प्लस और माइनस दोनों में लगता है, समझना है कि ये प्लस माइनस हमेशा साथ में ही होंगे, ठीक है। तो यहां क्या बोल रहे हो बेटा, क्या नहीं आया इसमें बताओ।
ले भाई, माइनस हटा दिया। अब बताओ, समझ आया? ये बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, डी डी एक्स इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना अंदर हर एक टर्म पर। क्या समझ आया? तो अगर हम माइनस लगा दें प्लस की जगह तो हर टर्म। हम्म, हाँ तब भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा वो, है ना। लेकिन अगर अगर ये हो जाए, प्रोडक्ट में आ जाए, मतलब ये दो फंक्शन थे, तो अगर फंक्शन एक हो जाए एफ एक्स और एक फंक्शन हो जाए जी एक्स, है तो ये y, लेकिन एक फंक्शन एफ एक्स और एक जी एक्स है। जैसे पिछले एग्जांपल में एफ एक्स हमने मान लिया एक्स की पावर 4 था, और जी एक्स हो गया साइन एक्स। तो इसका भी एक फॉर्मूला है। अगर हमको डी वाई बाई डी एक्स करना है तो ये होगा डी डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ये है कि इन दोनों फंक्शन में किसी भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम अभी नहीं करेंगे। तो हमने मान लो एफ एक्स को छोड़ दिया और डिफरेंशिएट किसको कर दिया, जी एक्स को। फिर जिसको हमने छोड़ दिया था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको छोड़ देंगे। तो प्लस जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। कहां पर? नहीं नहीं, कौन से टॉपिक में? ये तुमने कहां पढ़ा, मतलब हम लोगों ने नहीं पढ़ा ना ये अभी। हाँ तो इसको याद रखना है। मान्य इसमें बताओ, समझ में आया ये? तो इसको रट लेना है कि ऐसा होता है। क्यों होता है हमें इसमें नहीं घुसना, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। अभी ये हमारा जिस क्लास में हमें ना, उसमें हमें इससे मतलब नहीं है। तो ये एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स डी, इसमें से कोई भी फंक्शन पहले लिखा जा सकता है। मतलब ये वाली टर्म हम पहले लिख लें और जो ये वाली टर्म है इसको बाद में कर दें। ठीक है। मान्य आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अब अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 साइन एक्स है और मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 इंटू साइन एक्स। तो बताओ भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हम्म, यस। अब मान्य तुम बताओ, मैंने समझाया थोड़ी है, तुम्हें समझाना है मुझे। अभी ये फॉर्मूला देखो और बताओ। माइनस क्यों? ये माइनस कहां से आ रहा है तुम्हारा? अच्छा चलो पेपर पेन यूज कर लेते हैं। इसको ओपन करो जरा, कैसे लिखेंगे? एक्स की पावर 4 को हमने छोड़ दिया और डी डी एक्स कितना लिखा, साइन एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4। अब बताओ एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा क्या यहां पर? नहीं होगा, इसको तो हमने यहीं छोड़ दिया। साइन एक्स का कितना हुआ, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स छूट गया। अब यहां पर एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन बोलो। दोबारा बोलो। 3 एक्स की पावर 3, ये 3 नीचे कहां से? 3 एक्स की पावर क्यूब। अच्छा फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम? डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। क्या था फॉर्मूला?
हाँ, तो अब इसमें 4 को जैसे ही नीचे लाए तो कितना हो जाएगा 3। अरे हाँ, तो अब ये 4 नीचे आएगा तो क्या होगा, 4 ही रहे। और यहाँ कितना होगा, तो कितना हुआ यहाँ, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है यार। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमको एक्चुअल में समझ आया कि नहीं। तो मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा तुमको अब। तो अगला सवाल है y इज इक्वल टू, हाँ मान्या बोलो क्या सवाल बनाए हैं। हम्म हम्म चलो 10 ले लो फिर तुम, साइन कॉस मत लो। बस dy बाई डी एक्स निकालो कितना आएगा इसका। फॉर्मूला देख लेना, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, इसको मान्या को बताने दो, है ना, फिर तुम बताना। मान्य हो गया। तुम इसको ना पहले लिखो, अलग अलग करो दोनों को, है ना। क्या कर रही है बोलो, क्या लिखे हम, डी डी एक्स किसका, x की पावर 5 इंटू 10x, है ना। अब बोलो आगे क्या लिखे हैं, ओपन करो इसको पहले। इंटू इंटू डी डी एक्स ऑफ 10x, फिर हम्म 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 अरे x की पावर 5, 5x की पावर 5 क्यों, अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, अभी तो केवल फॉर्मूला लगाया। इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स, फिर एक्स और एक्स की पावर 6। अभी उसके बारे में बात करते हैं, आगे बताओ कितना नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है। देखो ये तो बहुत पहले मौसी ने बता दिया होगा कि साइन थीटा अपॉन थीटा करेंगे तो थीटा और थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, केवल साइन। नहीं भाई, साइन थीटा में थीटा और साइन सेपरेबल नहीं है, एक ही चीज है वो। ऐसे ही सेक स्क्वायर एक्स में ये एक्स सेपरेट नहीं हो सकता उससे, तो कैसा रहेगा ये एक्स की पावर 5 सेक स्क्वायर एक्स प्लस और 5x की पावर 4 10x, ऐसे ही रहेगा ये। ठीक है, जैसे कहीं पर लिखा हो मान लो 4 इंटू साइन 30, तो हम इसको साइन इंटू 30 इंटू 4 120 थोड़े लिखेंगे। 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 4 अलग चीज है और साइन 30 एक्चुअल में 1/2 है। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो सिमिलरली ये सेक स्क्वायर एक्स, इसके और x की पावर 5 ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, और अगर ये मल्टीप्लाई हो जाते तो फिर हम इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, हम यही मल्टीप्लाई कर लेते, इसको लिखते 10 x की पावर 6।
चलो तो इतना क्लियर हो गया ना। अब मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें समझ में आ गई हैं। अब इसमें गड़बड़ किया था इसलिए एक सवाल और देना पड़ेगा भाई। y इक्वल टू, अब मुझे बताओ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाई डी एक्स निकालो। अरे यार कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। वेरी गुड, बोलना क्या आंसर है। x plus sin x into 1/2 into एक मिनट रुको, ये पहली टर्म है कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, है ना। ठीक है, मतलब तुमने ऐसा लिखा है कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, फिर प्लस, अब बोलो। हम्म, x 1/2 अंडर रूट एक्स ऊपर के नीचे। अभी इसको चेक करते हैं सही है कि नहीं, अभी मैं नहीं बता रहा हूं ये सही है कि नहीं। अब जो है मान्य तुम्हारा आंसर। हम्म, दूसरा वाला यही आ रहा है, ये तो गलत है लेकिन। अच्छा कैसे करेंगे बताओ, अच्छा हर बार नहीं चलेगी वो बात। तुमने किया कैसे बताओ, डी डी एक्स ऑफ, क्या लिखूं मैं इसको, साइन। हम्म, फिर किसको छोड़ दिया तुमने, एक को छोड़ा होगा, एक का डिफरेंशिएशन किया, किसको छोड़ दिया अभी। तो 1/√x इंटू डी डी एक्स ऑफ प्लस, अब क्या किया आगे। हम्म, 1/√x, ठीक है। अगली स्टेप बताओ, 1/√x इंटू साइन एक्स, ये तो हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया है ना, ठीक है। प्लस ये है साइन एक्स इंटू, इसका क्या किया 1/√x का, -1/2 है ना इसकी पावर, तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/2, फिर क्या किया। तो -1/2 तो नीचे आ जाएगा ना, ऐसे -1/2 और एक्स की पावर कितनी हुई है, -3/2। तो कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस कितना, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, इतना होगा। तो मान्य सही है करके हर बार नहीं चलेगी वो चीज, जानवी ने जो किया वही वाला तुम बोल दोगी तो। समझ में आ गया ये कैसे करना था। हाँ हाँ समझ गया, तुमने इसको केवल 1/2 लिखा होगा, -1/2 ना लेके। अच्छा लेकिन ये ना डिवीजन था एक्चुअली, देखो दो फंक्शन का, साइन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, है ना, दो फंक्शन का ये डिवीजन था ना। तो अगर डिवीजन का अलग से फॉर्मूला मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो ले लो एक फॉर्मूला डिवीजन का भी, तो डिवीजन के फॉर्मूले से निकालते हैं इसको, सही आएगा कि गलत। तो डिवीजन का फॉर्मूला है, अगर है y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मतलब होगा
डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब देखो इसमें जो फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है उसको केवल ऊपर ले जाके लिख देना है। अभी इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया, जी एक्स। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? जो न्यूमरेटर में था, एफ एक्स। फिर लगाते हैं माइनस साइन, और अब जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको छोड़ देंगे, एफ एक्स, और जिसको छोड़ दिया था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे जी एक्स, और नीचे आएगा जी एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, और इसमें देखो बेटा माइनस आता है, और इसमें सीक्वेंस फिक्स है। पिछले वाले फॉर्मूले में तो पहले किसी का भी डिफरेंशिएशन कर दो, किसी को भी छोड़ दो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? जो ऊपर है, एफ एक्स। और इसको यहां लिखना है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है डिनोमिनेटर वाले का। तो जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फिर यहां माइनस साइन आता है, और फिर इस तरह से करेंगे। अगर हम पिछले क्वेश्चन को इसी से करते तो साइन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, पहले स्टेप्स बताते जाओ। क्या क्या लिखूं अब मैं यहां? हाँ, अंडर रूट एक्स को हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, वेरी गुड। तो हमने केवल ऐसे लिखा अंडर रूट एक्स और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मान्या बोलते जाओ। डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, और नीचे क्या आएगा? हाँ, तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। तो ये तो है अंडर रूट एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? कॉस एक्स माइनस, ये है साइन एक्स, और वन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 एक्स की पावर -1/2 अपॉन कितना? एक्स। अब ये एक्स की पावर जो -1/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? अंडर रूट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और इन सबके नीचे एक्स सेपरेट कर देते हैं। ये जो एक्स था ना, इन सबके नीचे अलग अलग कर दें। इसके नीचे भी हमने एक्स कर दिया, तो अब कितना हो जाएगा? ये सेम आंसर आ जाएगा, है ना। अब वैसे कई ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें उस वाले फॉर्मूले से ज्यादा इजी लगा होगा। मतलब डिवीजन वाला हर क्वेश्चन हम किससे कर सकते हैं? प्रोडक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख लेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स की पावर -1। ये जी एक्स नीचे था, और हमने मान लिया कि ये प्रोडक्ट है। किस किस का प्रोडक्ट है? एफ एक्स का और जी एक्स की पावर -1 का, और उसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दें। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये सेपरेटली प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। मान्या, अब तुमको तो यार नींद सी आने लगी। अच्छा, जब नींद आ रही होती तब नहीं आता समझ में, मतलब। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं यहीं पर कंप्लीट। अच्छा, सडनली हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ने लगे आज, लॉज ऑफ मोशन छोड़ के? अब हमें लॉज ऑफ मोशन में ना एक आगे एक चीज पढ़नी है, कंस्ट्रेंट रिलेशन, जिसमें कई सारी बॉडी आपस में कनेक्टेड होंगी। तो एक बॉडी जब मूव करेगी तो दूसरी बॉडी किस तरह से मूव करेगी, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड है। तो उसके लिए हमें ना डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। अब मैं तुम्हें ना थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के भेजूंगा अभी, बेसिक डिफरेंशिएशन के। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना, और फिर हम मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज यानी कि कंस्ट्रेंट रिलेशन पर आएंगे। ठीक है, वेडनेसडे को क्लास 7:30 पर ही कर लेंगे। ठीक है, ठीक, बाय।